Hello बच्चा पार्टी अगेन वेलकम टू अवर न्यू सेशन एंड न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अबाउट 4 लेक्चर अपने इस चैप्टर के हो चुके हैं। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो है म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर। क्या होता है अन्योन्य प्रेरण, कंप्लीट चर्चा करेंगे विद न्यूमेरिकल प्रिंसिपल डायग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। येस, माय नेम इज अक्षय कुमार एंड दिस इज़ योर खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल अक्षय सर फिजिक्स। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इधर उधर की बातों पर ध्यान बंद कीजिए और जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह आपके पास आ रहे हैं उनको एक बार के लिए साइलेंट कर दीजिए। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो बहुत ही आलसी लोग हैं जो नोट्स नहीं बना रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इस चैप्टर के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिकॉल द प्रीवियस वन। क्या सर हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर? प्रीवियस लेक्चर का मीन्स जस्ट पीछे वाला नहीं होता। अपन ने इंट्रोडक्शन लेक्चर के बारे में पढ़ा था। इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर अपन हेनरी और फैराडे के 2 प्रयोग किए थे। पहला प्रयोग क्या था? अगर मान लो आप किसी कोइल के पास, और वो कोइल कैसी होनी चाहिए यानी कि परिनालिका, और उस परिनालिका को आपने क्या कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर के साथ में जोड़ दिया और उस कोइल के पास आप एक मैग्नेट को लेके आते हो और वो मैग्नेट मूविंग अवस्था में होनी चाहिए, गतिशील अवस्था में होनी चाहिए। तो आपने ये देखा था कि उस कोइल के अंदर जो आपने धारामापी कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, उसके अंदर डिफ्लेक्शन आया था। मतलब कि फील्ड लाइंस पास आउट हुई थी और उन फील्ड लाइंस को आपने क्या बोला था, फ्लक्स। और उन फ्लक्स के अंदर जो परिवर्तन हो रहा था उस परिवर्तन से क्या हुआ था, उस कोइल में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ जिसकी वजह से धारामापी में क्या आया था, विक्षेप आया था। हाँ सर ये तो पढ़ा है। तो सेकंड जो सेकंड प्रयोग था हेनरी और फैराडे का, उसके ऊपर आधारित है अपना आज का लेक्चर अन्योन्य प्रेरण। अब सर सेकंड प्रयोग क्या था वो भी बता दीजिए। पीछे का लेक्चर देखना नहीं पड़ेगा, बताएंगे भाई, कंप्लीट चर्चा करेंगे। क्या था सेकंड प्रयोग? अगर मान लो आप किसी कोइल के पास 2 कोइल ली आपने, एक कोइल को तो आपने बैटरी और प्लग से कनेक्ट कर दिया और दूसरी कोइल को आपने किसी धारामापी से कनेक्ट किया, और जो प्राथमिक कोइल ली है जिसके साथ में आपने बैटरी कनेक्ट की है उसके अंदर अगर आप करंट की वैल्यू को चेंज करते हो तो उस कोइल के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड वो सारा का सारा दूसरे कोइल से पास आउट होगा। अब सारा होगा, कम होगा, कितना होगा, ये कोइल की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है वो दूसरे कोइल के अंदर से पास आउट होती हैं। तो दूसरी कोइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट हुई, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट हुआ और वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इस कोइल के अंदर करंट की वैल्यू को क्या किया है, कम या ज़्यादा किया है। तो कम या ज़्यादा करने की वजह से इधर जो कोइल है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कमी या वृद्धि हुई, जिसकी वजह से इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल इंड्यूस होता है और वो विद्युत वाहक बल क्या करता है, उस धारामापी में डिफ्लेक्शन पैदा करता है। मतलब कि उस धारामापी में क्या आता है, विक्षेप आता है और यही घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। तो शुरू करें। देखो क्या था, रिपीट कर देते हैं एक बार। अगर मान लो एक कोइल है, ठीक है, ये मान लो कि पहली कोइल, और इस कोइल के साथ में आपने एक बैटरी और एक प्लग को कनेक्ट किया, ये प्लस माइनस, सही है। और इसके पास में एक दूसरी कोइल रखी, इसके पास में कोई दूसरी कोइल रखी और इसके साथ में आपने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, ठीक है। इस कोइल के लिए ऐसे मान लो कि इस पर नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि फेरों की संख्या मान लो कितना है, N1 है, सही है। और इस कोइल के अंदर जो करंट पास आउट हो रहा है उसको मान लो कितना है, I1 है, ठीक है। इस कोइल ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया उस मैग्नेटिक फील्ड को बोल दो कितना है, B1, और वो मैग्नेटिक फील्ड
इस कोयल के साथ में अगर 90 डिग्री यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस कोयल के साथ में मान लो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है, बनाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि एक आइडियल सोलेनोइड के लिए आप ये कहते हो कि जो आइडियल सोलेनोइड होता है उसके ऊपर आप फेरों को कुछ इस प्रकार लपेटते हो कि वो जो फेरे होते हैं, फेरे का मतलब एक सर्कुलर वायर, वो सर्कुलर वायर इसके जो बेलन ले रखा है आपने, कुचालक बेलन, इसके साथ क्या करना चाहिए, उसका सरफेस 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो ऐसा जो सोलेनोइड होता है वो एक आदर्श आइडियल सोलेनोइड होता है, आइडियल कोयल होती है, आइडियल परिनालिका होती है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ से जो फील्ड लाइंस पास आउट होगी वो 90 डिग्री होगी और वो क्या करेगी, फ्लक्स बनाएगी। इसके कारण जो यानी कि इस कोयल में जो फ्लक्स पैदा हुआ मान लो कि वो कितना है, 5B1 है। ठीक है, दूसरी कोयल के लिए मान लो कि इसके अंदर जो फ्लक्स बना वो कितना है, 5-2 है। कैसे बनेगा सर फ्लक्स? बिल्कुल बनेगा। आप इस कोयल के पास में इस दूसरी कोयल को रखते हो तो यहाँ से जितना मैग्नेटिक फील्ड बना वो इसके अंदर से पास आउट होगा। कैसे होगा, करवाएंगे अपन, अपने को करवाना है। चाहिए किसको, करंट किसको चाहिए, अपने को चाहिए। तो जैसा करना पड़ेगा जैसा किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकला और वो यहाँ से पास आउट होगा और जैसे ही यहाँ से पास आउट हुआ तो इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल बनेगा और वो विद्युत वाहक बल क्या बनेगा, एक करंट बनाएगा, जिसके कारण इस धारामापी में क्या आएगा, विक्षेप आएगा। तो मान लो कि वो जो करंट बना वो कितना है, I2 है। ठीक है, इसके अंदर मान लो कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ फेरों की संख्या है वो कितनी है, N2 है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो प्रयोग में अपन ये पढ़ चुके हैं, एक्सपेरिमेंट अपन ये कर चुके हैं कि अगर आप इस बैटरी को जैसे ही प्लग को ऑन करते हो, प्लग को ऑन किया तो करंट 0 से कहाँ तक बढ़ेगा, मान लो कि V वोल्टेज अप्लाई की है तो 0 से V वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज 0 से लेके बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। जब वोल्टेज बढ़ेगी तो ओम्स लॉ ये कहता है, ओम का नियम ये कहता है कि वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मतलब कि 0 से I तक करंट इंक्रीज़ होगा। तो क्या होता है जब करंट इंक्रीज़ होता है तो ये जो कोयल होती है, ये जो सोलेनोइड होता है, ये क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार है मान लो। और ये दोनों कोयल है ना सेम समरूप रखे गए हैं, मतलब कि इन दोनों का अक्स सेम है, इन दोनों का अक्स क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया और वो मैग्नेटिक फील्ड है ना यहाँ से पास आउट हुआ, मतलब कि कुछ इस प्रकार पास आउट हुआ। ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार पास आउट हुआ। देखो यूँ समझो कि यहाँ से क्या हुआ, करंट में चेंज हुआ, I1 की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। जब I1 की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और अपन ये जानते हैं कि परिनालिका का जो अक्स होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो इन दोनों का जो अक्स है ना वो क्या रखा गया है, समरूप रखा गया है, यानी कि इन दोनों का अक्स एक ही है। एक का मतलब ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये भी इसके अक्स से पास आउट होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस कोयल के पास रखे होने की वजह से, इस कोयल के पास रखे होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस कोयल से पास आउट होगा। और यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम या ज़्यादा होगी। मतलब करंट 0 से I तक बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस दूसरी कोयल से पास आउट हो रही हैं। तो दूसरी कोयल से पास आउट होगी तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि फ्लक्स में परिवर्तन, और फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल होने की वजह से क्या होगा, इस धारामापी में विक्षेप आएगा, जिसको आप क्या बोलते हो, अन्योन्य प्रेरण बोलते हो। मतलब कि एक कुंडली के अंदर आपने धारा के मान में परिवर्तन किया तो दूसरी कुंडली में क्या आएगा, विक्षेप आएगा। यही तो होता है अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, अब सुनो, देखो अपन ये जानते हैं कि आपने I1 के अंदर परिवर्तन किया, I1 में परिवर्तन किया तो यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन हुआ।
मतलब I1 में परिवर्तन, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना। और यहाँ पर जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर ये दोनों बहुत पास पास रखी है या ये कोयल इसके अंदर रखी है, तो आप ये कह सकते हो कि सारा का सारा जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो दूसरी कोयल से पास आउट हुआ, अगर दोनों का एरिया सेम है तो। अदरवाइज ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसके कारण आप सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास आउट करवा सको। एक ही केस है, ये कोयल और ये कोयल दोनों का एरिया सेम, ठीक है, इन दोनों की लेंथ सेम और ये इसके अंदर रखा हो, तो ही क्या होता है, इस कोयल ने जितना करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाया वो मैग्नेटिक फील्ड इस दूसरी कोयल से क्या होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए। तभी क्या होगा, इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स इक्वल होगा, याद रखना इस बात को। तभी क्या होगा, इसका फ्लक्स यानी कि इसने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया φ1, वो सारा का सारा फ्लक्स इससे पास आउट हुआ। अदरवाइज इनके बीच में डिस्टेंस है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इसने जो फ्लक्स बनाया φ1 वो सारा का सारा यहाँ से पास आउट होना चाहिए, ये नहीं होगा। हाँ, इतना कह सकते हैं कि यहाँ से मान लो कि 100 फील्ड लाइंस निकली। मान लो कि जब करंट 0 से I तक बढ़ रहा था तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू है ना, वो भी ऐसे मान लो कि 0 से 100 तक गई। और एक मोमेंट ऐसा था कि यहाँ से 100 फील्ड लाइंस निकली और 100 फील्ड लाइंस यहाँ से पास आउट नहीं होगी, क्योंकि ये कोयल भी तो देखो, इस कोयल का एरिया भी तो डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है इसकी नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या कम या ज़्यादा हो। तो यहाँ से जो 100 निकली फील्ड लाइंस, इसमें से मान लो कि अगर 80 भी पास आउट हुई ना, सिर्फ 80 भी, तो भी फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो गई, φ2 की वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। तो मतलब जो करंट है I1 उसके ऊपर सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है φ2। अगर आप I1 में चेंज करते हो तो φ2 चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये फील्ड लाइंस है जो इसने बनाई है। अब इसने तो φ1 बनाया, लेकिन वैल्यू कम या ज़्यादा होने की वजह से ये φ2 बन गया, क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइंस गुजरी और कितनी इसके साथ में 90 डिग्री के एंगल पर थी। वही क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली जो फील्ड लाइंस होती है वही क्या होती है, फ्लक्स होती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि जो करंट I1 है, जो करंट I1 है वो प्रोपोर्शनल होता है φ2 के। जो करंट I1 होता है वो प्रोपोर्शनल होता है φ2 के। या अगर आप कुछ ऐसा करते हो, जैसे मान लो कि ये कोयल उल्टी कर दो, जैसे ये यहाँ पे रख दिया और ये यहाँ पे रख दिया, और इसके अंदर चेंज करते हो, तो यहाँ पर जो करंट है I2 और यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा φ1। या तो आप कह दो कि I2 करंट φ1 के समानुपाती है, या आप ये कह दो कि φ2 समानुपाती है I1 के। एक ही हो सकता है भाई, पहली कुंडली के अंदर करंट परिवर्तन करते हो तो दूसरी कुंडली के अंदर फ्लक्स परिवर्तन होता है। एक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन तो दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन, ये होता है अन्योन्य प्रेरण। तो ले दे के क्या बना, I1 के अंदर चेंज किया तो φ2 चेंज हो गया, और इस φ2 के चेंज होने की वजह से इस कोयल के अंदर क्या हुआ, एक विद्युत वाहक बल बना, और उस विद्युत वाहक बल की वजह से इस धारामापी में क्या आया, विक्षेप आया। मतलब कि विद्युत वाहक बल ने एक प्रेरित विद्युत धारा का निर्माण किया और उस प्रेरित विद्युत धारा ने क्या किया, धारामापी में विक्षेप लेके आई, ठीक है। मतलब जो φ2 होता है, φ2 या φB2 प्रोपोर्शनल होता है I1 के, सही है। या जो φB1 होता है वो प्रोपोर्शनल होता है I2 के, दोनों ही सही है। एक में करंट परिवर्तन तो दूसरे में फ्लक्स परिवर्तन, मतलब पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, सही है, ठीक है। तो φB2 प्रोपोर्शनल है I1 और φB2 समानुपाती चिन्ह है, प्रोपोर्शनल सिंबल हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है कैपिटल M I1, और इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को ही आप क्या बोलते हो, अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोलते हो। मतलब कि जो M होता है वो क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है। और इस M का जो मात्रक होता है, M का मात्रक क्या हो जाएगा, M इक्वल टू φB2 अपॉन में
I1 यानी कि फाई क्या होता है, फ्लक्स, फ्लक्स का मात्रक वेबर, आई का मात्रक एम्पियर, और वेबर पर एम्पियर क्या होता है, हेनरी। वेबर पर एम्पियर को आप क्या बोलते हो, हेनरी बोलते हो। और इसका जो डायमेंशन होता है सेम 100 प्रेर, ये हेनरी जो मात्रक है ये किसके लिए भी आया था, ये सेम सेल्फ इंडक्टेंस के लिए भी आया था, दोनों सेम है कांस्टेंट, ठीक है। और इसके लिए जो वीमा होती है वो कितनी होती है, m इज इक्वल टू इसकी वीमा m1 L2 T-2 और A-2, ठीक है, यही तो निकाली थी, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके अंदर करंट परिवर्तन से इसके अंदर क्या हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, और उस फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से इसमें क्या बना, एक विद्युत वाहक बल बना। कितना बना वो भी तो निकालते हैं। तो फैराडे के नियम से, फैराडे का जो नियम होता है वो क्या होता है, द्वितीय नियम, फ्लक्स परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के इक्वल होता है, 5b/2/dt, सही तो है 5b2, और ये माइनस का होता है। फ्लक्स परिवर्तन कितना हो रहा है दूसरी कॉइल के अंदर, 5b2 हो रहा है। 5b2 की वैल्यू पुट कर देते हैं इसको, अगर इक्वेशन 1 माने तो यहाँ से E इज इक्वल टू माइनस का dmi1/dt, ठीक है। E इज इक्वल टू m कॉन्स्टेंट है, अपन ये जानते हैं, माइनस का m di1/dt, मतलब पहली कोइल के अंदर, पहली सोलेनोइड के अंदर आप क्या करते हो, करंट में परिवर्तन करते हो। I1 में क्या किया, परिवर्तन किया, तो दूसरी कोइल के अंदर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल इंड्यूस होगा। दूसरी कोइल में क्या होगा, विद्युत वाहक बल इंड्यूस होगा। दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। E इज इक्वल टू माइनस m di1/dt, और यहाँ पे नेगेटिव जो साइन है वो क्या शो करता है, जो विद्युत वाहक बल बना उसकी दिशा कुछ इस प्रकार होगी कि वो उस कारण का विरोध करेगा जिस कारण उसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। लेंज के नियम के अकॉर्डिंग आया वो माइनस सिंबल। और जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है उसका डेफिनेशन कितनी हो जाएगी, अन्योन्य प्रेरण गुणांक को क्या लिखोगे आप, m इज इक्वल टू di1/dt। वही सेम, अगर मान लो कि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के लिए आप डेफिनेशन क्या करते हो, किसी को यूनिटरी मान के यानी कि एकांक मान के अपन क्या कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अगर मान लो कि इस कोइल के अंदर यानी कि जो I1 है वो अपनी धारा के अंदर जो परिवर्तन कर रहा है, अगर वो 1 एम्पियर पर सेकंड कर रहा है, अगर इस कोइल के अंदर करंट के अंदर जो चेंज हो रहा है वो 1 एम्पियर पर सेकंड के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो इस कोइल के अंदर जो विद्युत वाहक बल बना वो विद्युत वाहक बल अन्योन्य प्रेरण के इक्वल होगा, अन्योन्य प्रेरकत्व के इक्वल होगा। मतलब अगर di1/dt 1 एम्पियर पर सेकंड हो जाए, तो जो m होता है वो विद्युत वाहक बल के इक्वल होता है। मतलब अगर इस कोइल के अंदर जो करंट है वो 1 सेकंड पर एम्पियर हो जाए, तो दूसरी कुंडली के अंदर जो विद्युत वाहक बल बना है वो विद्युत वाहक बल अन्योन्य प्रेरण गुणांक के इक्वल होता है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं इस कुंडली के अंदर जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक बना उसकी वैल्यू कितनी आती है। करें स्टार्ट, इसको कर देते हैं इरेज। समझना भी ध्यान से, है ना, मस्त टॉपिक, एकदम फील दिलाने वाला, एकदम फील हो जाएगा आपको यहाँ पे कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। वही सेम का सेम ले लेते हैं, कोई 2 कोइल, मान लो कि पहली कोइल है, ये हो गया कोई कुचालक बेलन, और इस कुचालक बेलन का मान लो कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो कितना है, A1 है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो कितना है, A1 है। और इस जो आपने ये बेलन लिया है इसकी रेडियस मान लो कितनी है, R1 है।
ठीक है। और इसके ऊपर आपने जो तांबे के तार के फेरे लपेटे हैं, ये लो, क्या बनाई है, एक कोयल बनाई है। ठीक है, ये कोयल है। और इस कोयल को मान लो कि इस कोयल के ऊपर जो टर्न्स लपेटे गए हैं वो कितनी है, N1 है। ठीक है। और इसको कनेक्ट कर दिया आपने एक बैटरी से और साथ में जोड़ दिया एक प्लग। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स N1, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है मान लो कितना है, वो I1 है। ये हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ A1 और ये इसकी रेडियस कितनी है, R1 है। ठीक है, इसके अंदर जो फ्लक्स बना वो मान लो कितना है, φ1 है। ठीक है, अब और इसकी जो लेंथ है वो मान लो कितनी है, स्मॉल l है। जो परिनालिका आपने ली है उसकी लेंथ मान लो कितनी है, l है। और इसके ऊपर जो नंबर ऑफ फेरे लपेटे गए हैं n है, N1 है। और इसकी जो फ्लक्स है वो कितना मान लो φ1 और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, I1 है। इसके पास लेता हूँ एक दूसरी कोयल, इसके पास एक दूसरी कोयल ली। ये कोई दूसरी कोयल है और इसके ऊपर जो नंबर ऑफ टर्न्स लपेटे गए हैं वो मान लो कितने हैं, N2 है। ठीक है, और इसके साथ में आपने अटैच कर दिया एक गैल्वेनोमीटर G, जो अपने को क्या बताएगा कि इसके अंदर फ्लक्स परिवर्तन हुआ तो दूसरी कोयल में क्या हुआ, एक विद्युत वाहक बल बना। इसके लिए मान लो कि इसकी लेंथ कितनी है, सेम ही है, इसके L के इक्वल सेम रखते हैं। इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो N2 है। इसके अंदर जो फ्लक्स परिवर्तन हुआ वो कितना है, φ2। इसके अंदर जो करंट फ्लो हुआ वो मान लो कितना है, I2 है। ठीक है, समझना आप इसको। ठीक है, और ये दोनों है ना एक दूसरे के, यानी कि दोनों सेम ही अक्ष पे रखे गए हैं। इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है और इसकी रेडियस मान लो कितनी है, R2 है। इसकी रेडियस R2 है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A2 है। और ये दोनों एक ही अक्ष के ऊपर रखे गए हैं, मतलब इनका जो अक्ष है ना वो एक ही है। ये लो, इनका अक्ष एक ही। इसको बना देते हो रेड से और इसको बना दो ब्लैक से। ठीक है, अब सुनो, आपने क्या किया, प्लग को ऑन किया, प्लग के को ऑन किया। ऑन करते ही अपन ये जानते हैं कि यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ और वो जो करंट है उस करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज हो रही है तो ये है प्रणालिका, और इस प्रणालिका के अक्ष पर क्या बन जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो बनेगा कितना, वो जो मैग्नेटिक फील्ड बना कितना बना, B1, और होता कितना है, म्यू नोट N I, और I कितना है यहाँ पे, I1 है। ठीक है, यानी कि जैसे ही आपने क्या किया, इसके अंदर प्लग ऑन किया तो इसके अंदर करंट की वैल्यू यानी कि करंट बहना स्टार्ट हो गया, और इस करंट की वजह से इस प्रणालिका के अक्ष के ऊपर क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड बना। और जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो कितना बना, B1 इजिकल टू म्यू नोट N I1। ठीक है, और ये जो N है ये क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। पहली कोयल के लिए कितना होगा, N1 होगा, मतलब जहां N एकांक लंबाई में फेरों की संख्या
मीन्स N1 इज इक्वल टू क्या होता है, फेरे कितने हैं N1 पहली कोयल में, और लेंथ कितनी है L। सही है, ठीक है। यहाँ से अगर N1 की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी N1 L। यहाँ से अगर N1 की वैल्यू निकालें तो वो कितनी हो जाएगी N1 L हो जाएगी। दूसरी कोयल की बात करें तो दूसरी कोयल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N2, ठीक है। तो यहाँ पर एकांक लंबाई में कितने होंगे, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी N2 इज इक्वल टू क्या लिखते हो N2 अपॉन में लेंथ भी कितनी है इसकी L, और यहाँ से अगर आप N2 की वैल्यू निकालो तो वो कितनी हो जाएगी N2 L, यानी कि N2 क्या हो जाएगी N2 L, जहाँ N2 द्वितीय कुंडली, इसको नाम दे दो प्राथमिक कुंडली S1, इसको नाम दे दो द्वितीय कुंडली S2, जहाँ N2 स्मॉल n2 द्वितीय कुंडली की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, और N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी N2L हो जाएगी, ठीक है। मतलब प्लग ऑन किया, करंट I1 फ्लो होना स्टार्ट हुआ, अक्स के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 इज इक्वल टू म्यू नोट N1 I1, ठीक है। अब सुनो, जैसे ही यहाँ पर करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा हुई, करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा हुई, मैग्नेटिक फील्ड निकलना स्टार्ट, मैग्नेटिक फील्ड निकलना स्टार्ट, मतलब कि यहाँ पर समझना, यहाँ से क्या होती है, ये देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, समझो इसको, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। जब तक ये इस कोयल के अंदर है, जब तक ये इस कोयल के अंदर है तब तक तो है ये φ1, तब तक तो है ये φ1, क्योंकि सारी की सारी फील्ड लाइंस यहाँ पे हैं। अब अपन ये जानते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है फील्ड लाइंस ऐसे होना स्टार्ट हो जाती है, ऐसे होना स्टार्ट हो जाती है, सही है। और कुछ फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास आउट होगी, समझना। अब ये फील्ड लाइंस तो देखो दूर चली गई, इसके अंदर से यहाँ तक तो कितनी है, ये φ1 है, ये तो है φ1, और जैसे इसके अंदर पास आउट हुई, कितनी पास आउट हुई, ये लो 1 2, मान लो कि ये 3 लाइन यहाँ से पास आउट हुई, या मान लो कि 1 2 और हो गई, ये देखो ये फील्ड लाइंस पास आउट हुई। अब सुनो, नंबर ऑफ टर्न्स N2, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है B1 है, भाई B1 मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पास आउट हुआ, लेकिन अपन ये जानते हैं कि नंबर ऑफ फेरों की संख्या अलग है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आ रही है, मतलब फ्लक्स भी तो φ2 है। आप कैसे कह सकते हो फ्लक्स φ1 है, φ2 कब होता, सारी की सारी इसके अंदर से पास आउट होती तब φ1 होता। अब यहाँ पर कितनी आ रही है, फील्ड लाइंस कम आ रही है, नंबर्स अलग है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो कितना होगा φ2 होगा, और उस φ2 की वैल्यू कितनी होगी, सुनो। अब यहाँ से जैसे ही क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई, इसके अंदर इंटर की, इंटर करेगी, तो अपन ये जानते हैं कि फेरों की संख्या ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर है, क्या बना मैग्नेटिक फ्लक्स, और कितना बना φ2, और उस φ2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, φ2 इज इक्वल टू φb2, जो φb2 है उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें देख रहे हैं φ2 इसके अंदर आएगी, सेकेंडरी कोयल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N2, ठीक है, ये लो N2, कौन सा फील्ड आ रहा है I1, B1 बना, कौन सा फील्ड है B1 ही तो है, ये लो B1, एरिया कितना है इसका A2, अरे एरिया तो कितना है A2 है, ये लो A2, सही है, ठीक है। B1 की वैल्यू पुट कर दो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन किसके लिए रखनी है, B1 के लिए, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 4, इसको मान लो इक्वेशन नंबर कितनी है, ये 4 है। समीकरण 4 में किसका मान रख दो, B1 का मान रख दो, तो
B2 इज इक्वल टू N2 कितना है म्यू नोट N1 I1 और ये कितना हो जाएगा A2 हो जाएगा। ठीक है, B5B2 N2 म्यू नोट N1 I1 और ये कितना हो गया A2 हो गया। ठीक है, N2 की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। N2 की वैल्यू कितनी है N2L, N2 की वैल्यू N2L, वैल्यू पुट करोगे 5B2 इक्वल टू N2L म्यू नोट N1 I1 A2। ठीक है, यहाँ से 5B2 इक्वल टू म्यू नोट N1 N2 I1 L A2 सही है। आपको क्या चाहिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक चाहिए। और अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से लिख देते हैं, यानी कि अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा से अपन ये जानते हैं कि जो 5B2 होता है वो समानुपाती होता है I1 के, और समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है m, और अपने को इस m की वैल्यू चाहिए। अब इस m की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा m की वैल्यू, इसको मान लो समीकरण नंबर 5, इसको मान लो समीकरण नंबर 6। तो समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से क्या हो जाएगा ये m I1 इक्वल टू म्यू नोट N1 N2 I1 L A2। I1 से I1 कैंसल, क्या बचा m इक्वल टू म्यू नोट N1 N2 L A2। ये क्या आ जाएगा, इन दोनों कोइल्स के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान आ जाएगा। अगर मान लो इन दोनों कोइल्स के बीच में आप कोई माध्यम रख देते हो, अगर इन दोनों कोइल्स के बीच में आप कोई माध्यम रख देते हो तो माध्यम के लिए क्या होगा, माध्यम के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या हो जाएगा m माध्यम स्मॉल m इक्वल टू म्यू के स्थान पे क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, ये लो म्यू, और N1 N2 L A2 हो जाएगा। अपन ये जानते हैं कि म्यू क्या होता है, म्यू या म्यू m, माध्यम के लिए म्यू m यानी कि माध्यम के लिए चुंबकशीलता, और म्यू m इक्वल टू अपन ये जानते हैं कि म्यू m इक्वल टू म्यू नोट म्यू r। ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, m इक्वल टू म्यू नोट म्यू r N1 N2 L A2। ये क्या आ जाएगा, किसी माध्यम के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब सुनो स्टूडेंट, देखो अपन क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, समझना इसको। देखो यहाँ से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड निकला। जब मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हवा में जा रहा है, हवा में जा रहा है मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो इसके अंदर से पास आउट हो, सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस दूसरी कोइल के अंदर से क्या होनी चाहिए, पास आउट होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसा करें कि ये लाइंस है ना वेस्ट ना हो। क्या कर सकते हैं, यूँ समझो कि जो अन्योन्य प्रेरण की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करिए। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि जो अन्योन्य प्रेरण की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। दोनों कोइल्स को अगर ध्यान से देखें, पहला है फेरों की संख्या के ऊपर। अगर मान लो कि आप फेरों की संख्या इसके अंदर कम या ज़्यादा करते हो तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब फेरों की संख्या डिपेंड करती है अन्योन्य प्रेरण गुणांक के ऊपर। दूसरा साइज और शेप के ऊपर। अगर जैसे ऐसे समझो कि यहाँ पर जैसे इस फील्ड को आपको वेस्ट नहीं करना है तो इसको बड़ा बना दो,
इसको बड़ा बना दो, इसको छोटा रखो, पास रखो, फील्ड लाइन्स इसके अंदर पास आउट है, मतलब वेस्ट नहीं होगी। ये अपन कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को यूज़ में लाने के लिए, ठीक है। तीसरा, इनकी डिस्टेंस के ऊपर अगर मान लो कि कुछ ऐसा कर दो कि इनकी डिस्टेंस बिल्कुल पास हो जाए, तो बिल्कुल अगर पास होगी तो जितनी भी फील्ड लाइंस पहली कोयल के अंदर से निकलेगी वो सारी दूसरी कोयल के अंदर पास आउट होगी। तीसरा, माध्यम के ऊपर, मतलब कि यहाँ से फील्ड लाइंस गुजरी और वो फील्ड लाइंस जो है वो इस माध्यम की वजह से भी तो क्या हो सकती है, वेस्ट हो सकती है। मतलब कि अगर अपन माध्यम को हटा दें, मतलब कुछ ऐसा करें कि जितनी फील्ड लाइंस पहली कोयल बनाती है वो सारी दूसरी कोयल के अंदर से पास आउट हो, तो कुछ ऐसा करें कि सारी फील्ड लाइंस दूसरे के अंदर से गुजरें। साइज और शेप पहला। दूसरा, माध्यम को हटा दें। तीसरा, सबसे बड़ा, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस को ही ख़त्म कर दें तो सारी फील्ड लाइंस दूसरे के अंदर से पास आउट। मतलब डिस्टेंस मेजर पॉइंट है जो क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को इधर से उठा के इधर पटक सकता है, ठीक है। तो क्या करें समझना। इसको क्या करता हूँ मैं, एक बार के लिए इरेज करता हूँ, ठीक है। आप इसको उतार भी सकते हैं। और जो आलसी है ना, वो पता ना क्या करना है आलसी लोगों ने। आप समझदार हो सर, हम समझदार हैं, हम जानते हैं क्या करना है। आप अपने चैनल का प्रमोशन मत कीजिएगा, ठीक है। कुछ ऐसा करें कि ये इसके अंदर रख देते हैं, मतलब डिस्टेंस को ही ख़त्म कर देते हैं। तो डिस्टेंस को ख़त्म करने का मतलब ये है कि पहली कोयल इसको बना दो बड़ा, ताकि ये क्या कर सके, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बना सके। तो ये लो, ये हो गई पहली कोयल, इसको बना दिया आपने बड़ा, ये लो, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न, ये मान लो कि पहली कोयल है S1, पहली कोयल S1, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कुछ इस प्रकार लिए गए हैं। ये लो, और इसको जानते हैं अपन बैटरी से कनेक्ट है ये, और ये I1, ठीक है। और दूसरा जो ये इसका हो गया अक्स, जहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और डिस्टेंस को ख़त्म करना है तो दूसरी कोयल क्या करते हैं, इसके अंदर रख देते हैं। अपन ये जानते हैं कि इनका अक्स सेम है, तो अक्स सेम करना है तो डिस्टेंस ख़त्म कर दो। डिस्टेंस ख़त्म करके मतलब क्या करते हैं, दूसरी कोयल को इसके अंदर रख देते हैं। और अपन ने लेंथ भी सेम ले रखी है, तो क्या करते हैं, जो दूसरी कोयल है उसको इसके अंदर रखा। दोनों का अक्स क्या है, सेम है, ये लो। ठीक है। पहले वाले के लिए क्या लिखा है आपने, जो पहले के लिए है, यूँ समझो, पहले के लिए S1 कोयल है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, यानी कि ये है गया N1, फ्लक्स इसमें Φ1 और इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है दूसरी कोयल के लिए। और इसके लिए जो एरिया है वो कितना है, A1 है, और रेडियस कितनी है इसकी, R1, ठीक है, पहली की बड़ी जो कोयल है। दूसरे के लिए नंबर ऑफ टर्न्स N2, फ्लक्स Φ2, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हुआ I1, इसके लिए जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया A2, और इसकी रेडियस कितनी है, R2 है। अब जितनी फील्ड लाइंस पहली कोयल से निकलेगी वो सारी की सारी क्या होगी, दूसरी कोयल से पास आउट होगी। यानी कि दूसरी कोयल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स तो बनाते हैं। ये लो, यूँ समझो, ये यहाँ पे I1 है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, यूँ समझो, यूँ समझो, यूँ समझो, क्या करें क्या करें क्या करें, इसको ऊपर की ओर बना देते हैं ताकि समझ में आ जाए। क्या सर, क्या करें, अभी बाद में बना देंगे। ये वायर हो गई, ये नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, ठीक है, ये लो।
नंबर ऑफ टर्न्स। अब क्या कर सकते हैं, जितना फील्ड लाइंस ये निकालेगा पहला कोयल, वो सारी की सारी दूसरी कोयल से पास आउट होगी। इसके लिए N2, Φ2, A2, R2, ठीक है। और इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, I2 होगा। मतलब जितना फ्लक्स ये निकालेगा वो सारा लगभग इसके अंदर से पास आउट होगा। मतलब अब आप क्या कह सकते हो, इन दोनों कुंडलियों के लिए जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होगा, मतलब ये किस प्रकार रखी है, इसको अगर आप देखो तो मतलब ये बड़ी वाली कोयल है, इसके लिए आपने जो रेडियस ले रखी है वो कितनी है, R1 है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1। दूसरी जो कोयल है वो इसके अंदर ले रखी है, ये लो, और इसकी रेडियस कितनी है, R2 है। मतलब जो फ्लक्स पास आउट होगा वो रेडियस पे भी डिपेंड करेगा, जो फ्लक्स पास आउट होगा वो रेडियस पे भी डिपेंड करेगा। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया वही तो बताएगा। ये देखो, ये अगर ये बड़ा हो जाता, यहाँ पे देखो ये इतनी पास आउट हो रही है, अगर ये बड़ा हो जाता तो फील्ड लाइंस ज़्यादा पास आउट होगी। मतलब एरिया पे डिपेंड कर रहा है, R2 पर डिपेंड कर रहा है। और अपन ने जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक की वैल्यू निकाली है वो कितनी निकाली है, M = म्यू नोट N1 N2 L A2, जहाँ पर L सेम है दोनों का, दोनों कोयल्स का L सेम है, ठीक है। तो ये A2 क्या है, दूसरी कोयल, अंदर वाली कोयल कौन सी ली आपने, S2 ली है। दूसरी कोयल का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये रहा, दूसरी कोयल R2 का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसका तो S1 हो गया, R2 क्या है, S2 है। S2 का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पाई R2 की स्क्वायर। मतलब M = कितना आ गया, म्यू नोट N1 N2 L पाई R2 का स्क्वायर। बोलो एग्री करते हो। और ये क्या आ जाएगा, इस कोयल के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। और इसके ऊपर आधारित है आपका ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब दो कोइल्स समरूप रखी होती हैं और क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर आप वोल्टेज को रेगुलेट करते हो। मतलब कि ज़्यादा वोल्टेज आ रही है तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इसकी वैल्यू कम कर देगा, और अगर कम वोल्टेज आ रही है तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर देगा। दो टाइप के होते हैं जो क्या करता है, यानी कि दो टाइप के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। और एक होती है प्रेरण कुंडली जो क्या करती है, इस अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करती है। तो आज का जो टॉपिक है अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, होपफुली आपको ये चैप्टर जो चल रहा है वो समझ में आया होगा, और होपफुली आपको जो नोट्स आपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड किए हैं, जो PDF है, वो आपको समझ में आई होगी। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए, स्टडी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।